नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज एक खास चर्चा में। कानपुर के अंदर एक प्रसिद्ध दुकान है ठग्गू के लड्डू की, और उस दुकान की एक टैगलाइन जो कि फिल्मों में अक्सर यूज की गई, और वो लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ये ठगने वाला इस बार एक व्यक्ति जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने जिस तरह से दुनिया में इस कार्यक्रम को चालू किया कि मैं पहले तुमसे अपनी किसी बात को मनवाने के लिए टैरिफ रूपी हथियार का इस्तेमाल करूंगा, तुम नहीं माने तो तुम्हारे साथ में मैं गलत व्यवहार करूंगा, गोले फेंक दूंगा, तुम्हारे वेपन सीज कर दूंगा, ट्रेड्स खत्म कर दूंगा, तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाऊंगा। लोगों ने इन्हें अब तक केवल मनोरंजन के रूप में लिया। कहते हैं कि जब आप जंगल की लगी आग को देखकर खुश हों और हाथ ताप रहे हों, तो ये सोचने की आवश्यकता आपको होनी चाहिए कि कहीं ये आग जिसकी गर्मी आज आपको आनंद दे रही है, कहीं आप ही के घर को ना जला बैठे। कुछ ऐसा आज यूरोप के साथ हुआ है। आज हम जिक्र करने वाले हैं यूरोप को करनी की भरनी कैसे करनी पड़ी, या फिर यूरोप ने किस तरह से टिट फॉर टैट वाली बात को सार्थक होते देखा है। कैसे आज यूरोपियन कंट्रीज खुद अपने ही जाल में फंसते हुए, खुद बर्बाद होते हुए दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। इसका जिक्र आज हम आपके साथ में करने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को ध्यान होगा कि भारत और चीन पर अमेरिका ने टैरिफ केवल इसलिए लगाए थे क्योंकि आप रूस के साथ व्यापार करते हैं। उस दौर में यूरोपियन कंट्री अमेरिका के साथ चिपक कर खड़े थे और कह रहे थे कि यूक्रेन को मारने की जो शक्ति है वो रशिया को मिलती ही इसलिए है क्योंकि चाइना और इंडिया रशिया से तेल खरीदते हैं, और इसी कारण से हमें वॉर को फ्यूल करने वाला करार दिया गया। यूरोपियन कंट्रीज ट्रंप के कंधे पर बंदूक रख करके यूक्रेन के साथ में चली जा रही थी। मैंने एक बार पहले भी आप सभी से कहा था कि इतिहास लेखन जब होगा यहां से आगे, तो सबसे ज्यादा जिसे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जिसके बारे में जितना गंदा हो सके लिखा जा सकेगा, वो जेलेंस्की होगा। ऐसा मेरा आज का थॉट कहता है। इसके पीछे का तर्क सिर्फ इतना है कि इस व्यक्ति की हठ ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ कर रख दिया था। जेलेंस्की ने शुरुआत में जिस नाटो को ज्वाइन करने की हठ को रगा था, रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, पूरी तरह से वर्ल्ड बर्बादी के कगार पर आज जहां जाकर खड़ा हुआ है। अमेरिका को जो मौका मिला, यूरोप को जिस तरह से रशिया से अलग कराया गया, इंडिया रशिया के ट्रेड के कारण तमाम प्रकार के टैरिफ्स लगे, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अगर कहा जाए तो बम में आग कहां से लगी, तो एक व्यक्ति की जिद के कारण लगी। और वो व्यक्ति जब पूरी दुनिया में आग लगा दिया, उसके बाद में अपनी जिद से पीछे हट गया। आज उसकी स्थिति यह है कि वो मना कर चुका है कि मुझे नाटो नहीं जाना। खैर, उस पर कभी अलग से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम वापस लौटते हैं। यूरोप की चर्चा है, तो यूरोप के साथ आज ट्रंप ने जो किया उससे पहले थोड़ी भूमिका बन जाए, और भूमिका ये कि यूक्रेन को रशिया इसलिए मार रहा है क्योंकि इंडिया और चाइना रशिया से तेल खरीदते हैं, जिसके बदले उसे पैसा मिलता है, और उस पैसे से वो यूक्रेन के ऊपर बम बनाकर फेंकता है। ठीक है साहब। ट्रंप ने यूरोपियन देशों की मंशा को माना और कहा कि तुम कहते हो तो चलो हम इन पर टैरिफ लगाते हैं। हुआ। यूरोपियन देशों ने तालियां बजाई। बिल्कुल जिस तरह से चीयर लीडर्स होते हैं, ये सब एकजुट भेड़ बकरी की तरह इकट्ठे हो जाते हैं ट्रंप के पीछे खड़े होकर के कि वाह ट्रंप, आपने तो हमारी बात रख ली। चलो आगे चलते हैं। ट्रंप ने मादुरो को उठा लिया। सब एक साथ ताली बजाने लगे कि वाह सर, आपने तो गजब ही कर दिया। वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी था, तेल के भंडारों पर ऐसे व्यक्ति का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो अमेरिका हितैषी विरोधी हो या फिर जो तानाशाही रखता हो। असल मायने में ये कब खुद तानाशाही की तारीफ करने लग गए थे, इन्हें भी नहीं पता चला था। इसी तरह से हाल ही में इन्होंने क्यूबा के खेल किया। क्यूबा की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। इसके ऊपर जल्दी एक सेशन लेकर आ रहा हूं क्योंकि ट्रंप का अगला निशाना क्यूबा है, और वो हम आपको बताएंगे। कनाडा और क्यूबा लाइन से लगे हुए हैं। अब पूरा सिंक्रोनाइज तरीके से, कल हमने आपको कनाडा की कहानी बताई थी, अब क्यूबा की कहानी पर लेके चलूंगा जल्दी ही, उस पर हम आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़े समय पहले ही आप लोगों ने ईरान के अंदर हो रही उठापटक की खबर को ढंग से सुना था। ईरान की उठापटक में ये सब लोग ट्रंप के साथ खड़े थे, कह रहे थे कि सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तानाशाही हटा देंगे आप, बहुत अच्छा हो जाएगा। इनका दिमाग चलता रहा। ट्रंप ने देख लिया कि केवल और केवल चीयर लीडर्स हैं, केवल मेरे शॉट लगने पर तालियां बजाते हैं, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब मेरे पीछे खड़े हैं। ट्रंप ने पलट करके उन्हीं के ऊपर झपट्टा मार दिया, और झपट्टे में इन्होंने अपनी तरफ से आज जो खेल किया है वो गजब है। और खेल ये कि ग्रीनलैंड लेने की इनकी जो मंशा है, उसमें इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड में अमेरिका के सामने जो दखल करेगा उसको 10% टैरिफ देना होगा। इंटरेस्टिंग है, नाटो सहायक जो देश हैं, उन सभी 8 देश जिन्होंने सेना की प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए ग्रीनलैंड में अपनी फोर्सेस भेजी हैं,
उन सभी पर 10% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो गया है। 1 फरवरी से यूरोप के, नाटो के, इसके सहयोगी अमेरिका सहयोगियों के ऊपर 1 फरवरी से 10% टैरिफ और जून से 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये तो खैर वैसा ही हुआ जैसा ये डिजर्व करते थे, लेकिन हमारे लिए तो ये जरूरी है कि कभी ना कभी तो इन यूरोपियन देशों की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी में बचा हुआ थोड़ा सा भी दम अमेरिका के सामने खड़ा होने का साहस करेगा, और वो हुआ भी। ये सब जो चील कबूतर देखते हुए आपको यूरोपियन लीडर दिख रहे हैं, इनके अंदर थोड़ी सी जो बची हुई हड्डी की ताकत थी वो खड़ी होती है, और ये तुरंत प्रभाव से निकल कर आते हैं और कहते हैं कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अगर आप हमें टैरिफ से डरा रहे हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। चलो फाइनली किसी के अंदर तो इतना बूता हुआ कि वो अमेरिका के टैरिफ के ऊपर अनएक्सेप्टेबल कह पाया, और एक नहीं, एक साथ यूरोप के 8 देश निकल कर आए और उन्होंने साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, आप अगर टैरिफ से हमें धमका रहे हैं तो हम नहीं धमकने वाले, और हां, ग्रीनलैंड की संप्रभुता के लिए, सॉवरेनिटी के लिए हम अब आपके सामने खड़े होंगे। यह जो स्थिति बनकर आई है, इसका इंतजार बहुत समय से हो रहा था। पहले रीढ़ की हड्डी रूस में तलाशी जा रही थी कि वेनेजुएला के संकट के बाद रशिया वालों तुम वेनेजुएला के लिए आकर खड़े होंगे, नहीं हो पाए। ईरान के लिए तलाशी जा रही थी चाइना से कि भैया तुम $400 बिलियन की डील कर कर बैठे हो। आज ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए वो तुम्हें याद कर रहा है कि आओ और हमें बचाओ, तुम निकल कर नहीं आए। अब तीसरी जात जो निकल कर आ रही है वो इसके लिए कि ग्रीनलैंड के लिए तो कम से कम यूरोपियन देशों निकल कर आओ। इनकी मजाक बनना शुरू हुई थी जब इन्होंने चंद मुट्ठी भर सैनिक भेजे, कहते हुए कि डेनमार्क की रिक्वेस्ट पर भेज रहे हैं। ये तो मजाक खेल रहे थे, ट्रंप ने सीरियसली लेते हुए इनको भी 10% टैरिफ से जब टिका दिया तो इनके अंदर का बचा हुआ स्वाभिमान बाहर निकल कर आया कि अरे ये तो हमारे साथ बेइज्जती हो गई, और बेइज्जती हो गई है तो अब तो हम इसके खिलाफ नहीं बोले तो लोग इतिहास में ये भूल भी जाएंगे कि कभी विश्व की ताकत ब्रिटेन और फ्रांस हुआ करते थे। इन सब के अंदर की निकली हड्डी वापस बाहर आई। ईयू के एम्बेसडर्स मिले और सबने मिलकर के एकजुट होकर के ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि आप अगर टैरिफ खेलना चाहते हो तो अब डेनमार्क की सुरक्षा और ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए सब साथ खड़े हैं। आइए इस पूरी साथ की गणित को एक कल से लेकर आज तक में जो घटा है वो मैं आपके सामने लिए चलता हूं। ये है ग्रीनलैंड के अंदर वो ग्रीनलैंडर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात का अमेरिका के सामने, अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उनके सामने, कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है। ग्रीनलैंड के अंदर लोग रहते हैं, ये तस्वीरों से आज आपको दिख जाएगा, और शायद ये जो जनता यहां पर दिख रही है ये लगभग 1/4 आबादी है ग्रीनलैंड के लोगों की, जो यूएस के जो सैन्य ठिकाने हैं उनके बाहर प्रदर्शन कर रही है। खुद प्रधानमंत्री जो ग्रीनलैंड के हैं वो निकलकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने ग्रीनलैंड पर अपडेटेड जानकारियां लगातार आपको हमारे एक और अन्य यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर दी है। सामान्यतया ऐसा होता है कि जब घटनाएं बन रही होती हैं, पक रही होती हैं, बहुत ही नेसेंट फेज में होती हैं, तो उन्हें मैं अपनी पाठशाला पर लेकर चल रहा होता हूं, और जब वो बहुत बड़ी बन जाती हैं उन्हें मैं फिर आपके सामने अंकित इंस्पायर इंडिया पर ले आता हूं। तो अगर समय मिले तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ घटनाएं घटित हो रही होती हैं। वेनेजुएला भी लंबे समय से हम कवर करते आ रहे थे, जब घटित हुआ तब यहां लेकर आए। ऐसे ही ग्रीनलैंड भी वहां पर लंबे समय से लेते आ रहे थे, अब जब कुछ बना है मसालेदार चीज तो हम यहां पर आपके सामने लेकर आए। ये प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में मैं बता चुका हूं। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस क्षेत्र की तरह बिहेव करता है, किंगडम ऑफ डेनमार्क के अधीन, जिसने इन्होंने कह रखा है कि डेनमार्क हमारे फेट को डिसाइड करेगा, लेकिन इन जनता की जो सामान्य जरूरतें हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री की तरह ग्रीनलैंड के अंदर वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है साहब, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं जनता को पूरी तरह से भाषण देते हुए ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूक के अंदर सब भीड़ के अंदर लेकर खड़े और ट्रंप का विरोध करने जुटे हुए हैं। ये जो आबादी आप यहां पर देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड की कुल आबादी का 1/4 है जो इस समय सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए आया हुआ है, और ये पूरी तरह से जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है ग्रीनलैंड के अंदर वहां पर प्रदर्शन कर रहा है। यहां पर आप भीड़ तस्वीरों में देख सकते हैं, और ग्रीनलैंड में बसावट है इसे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर लोग रहते हैं। चारों तरफ बर्फ है और उस बर्फ पर भी जाकर लोग रह रहे हैं। और तो और यहां पर प्रोटेस्ट करने वालों में एक बच्चा भी प्रोटेस्ट करने आया जो अपने जीवन का फर्स्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। जितनी आबादी फिलहाल के लिए आपको यहां दिख रही है ये ग्रीनलैंड की कुल आबादी का 1/4 है। आंकड़ों के अनुसार 57,000 लोग ही यहां पर निवास करते हैं, और उनमें से अगर 15,000 के आसपास भी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं तो यह बड़ा नंबर कंसीडर किया जा रहा है।
ऐसी स्थिति में इन प्रदर्शनकारियों का यूएस कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन केवल इस बात के लिए हो रहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते डोनाल्ड ट्रंप, हम डेनमार्क के साथ हैं। अब डेनमार्क ने क्या किया? डेनमार्क ने भी ठीक इसी तरह से कोपेनहेगन जो राजधानी है वहां पर लोग खड़े हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि बड़ी मात्रा में बुजुर्ग आबादी आकर बाहर आई थी प्रदर्शन करने। अब थोड़ी यंग आबादी बाहर निकलकर आई डेनमार्क में यह दिखाने के लिए कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, डेनमार्क के साथ हैं, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। इस तरह से कहते हुए बड़ी आबादी यहां पर जुटी और इन्होंने अमेरिकी एम्बेसी और बाजार के मेजर केंद्रों के सामने आकर के प्रदर्शन किया, दुनिया में यह बताने के लिए कि डेनमार्क खत्म नहीं हो गया है, डेनमार्क में भी लोग रहते हैं, लोग जान ले कि डेनिश पीपल्स भी कभी कुछ किया करते थे, कुछ उस तरह से लोग। हालांकि ये भी वो लोग हैं यूरोप के जो कभी ना कभी अपनी नाव लेकर के दुनिया में किसी देश पर राज किए होंगे। आज इनकी स्थिति ऐसी है कि जब ये पैसा कमाकर आराम की मुद्रा में पहुंचे तो इन्होंने जिस चौकीदार को बिठाया था ग्रीनलैंड पर कि बेटा तुम हमारे फार्म हाउस की रक्षा करना, उसने वो फार्म हाउस ही अपने नाम कर लिया। बिल्कुल उस तरह से आज ग्रीनलैंड के साथ हुआ है। अक्सर अमीरों के साथ बड़ा दिक्कत यही होता है, अमीर लोग थोड़े कम रह जाते हैं संख्या में, और अक्सर आप देखिएगा तो जो प्रॉपर्टी के जितने भी मामले आप सुनेंगे तो जो भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदा हुआ सामान होता है, इतनी सारी जमीन जायदाद खरीद करके गांव देहात में लोग रख लेते हैं, करप्ट अधिकारी हो, राजनेता हो, तमाम प्रकार के जो लोग हैं, फिर जाकर किसी ना किसी को वहां पर बिठाते हैं। बाद में अधिकारी अपने पत्तों में तो कहीं रख नहीं पाता है और उसके मरने के बाद वो जगह उसी की हो जाती है। आज डेनमार्क के हालात भी ऐसे हैं, कभी इन्होंने दुनिया पर राज करके ग्रीनलैंड जैसी जगह पर जहां पर इंसान का निवास नहीं था उस पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। आज उस जगह पर इन्होंने जो चौकीदार बिठाया था वो अमेरिका था, वो जाकर के सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ही अपनी दुकान जमा दिया था कि सुनो ये जगह बहुत कीमती है, रशिया वाले इसी क्षेत्र से आकर हमला करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। उस जगह पर तब से बैठा अमेरिका इनकी सबकी बढ़िया से कमजोरी समझ गया कि सुनो तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो। इंटरेस्टिंग है, सीवर्ड जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसने अलास्का कभी रशिया से खरीदा था, उस व्यक्ति ने पहले भी ग्रीनलैंड खरीदने के लिए डेनमार्क से कहा था कि यार इसे अमेरिका को दे दो। ट्रंप यही बोल रहे हैं कि पिछले 150 साल से हम डेनमार्क से ग्रीनलैंड मांग रहे हैं, ये लोग दे नहीं रहे हैं, अब हमको कुछ ना कुछ करके ग्रीनलैंड लेना होगा, बहुत हुआ हम ही चौकीदारी कर रहे हैं तब से, अब हम तुम्हारी ताकत भी देख लिए साहब, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हम इसको लेंगे। खैर पड़ोसी आकर के कह रहे हैं कि नहीं बचाओ भाई इसकी टेरिटरी को, अदरवाइज हमारी बहुत सी टेरिटरी अमेरिका जाकर गबन कर लेगा। इस चक्कर में यूरोप के सारे देश लदे फिर रहे हैं। खैर इस पूरी कहानी को ताजा ताजा हवा कहां से मिली, कहां से शुरू हुआ और वेनेजुएला कहां गायब हो गया? आप में से बहुत सारे लोग तो शायद अब फॉलो करना भी भूल गए होंगे कि मादुरो के साथ हो क्या रहा है, वेनेजुएला के अंदर अपडेट क्या है। हाँ, हमारे ट्विटर हैंडल जिसका अक्सर हम जिक्र करते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रहा हूं, उस ट्विटर हैंडल पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूं। ताजा अपडेट मैंने दिया था कि जो यहां पर विपक्ष की नेता थी वेनेजुएला की, वो ट्रंप के पास पहुंच करके अपना नोबेल पीस पुरस्कार खुद हैंडओवर कर देती है। सर ये रखिए, आपने बढ़िया शांति ले आई है। लेकिन नोबेल पीस कमेटी बोली कि सुनिए आप हमारा जो अवार्ड है ना वो दे सकती हैं, पीस पुरस्कार अभी भी आप ही के नाम पर था। लेकिन वो मैडम तो दाव चली थी कि ट्रंप हमें घर भिजवाओ वापस ताकि हम चुनाव लड़ें और वहां के राष्ट्रपति बने। खैर जो भी है, उस दौरान जब ये चल रहा था वेनेजुएला का खेला, उस समय पर एक कैटल मिनर करके महिला है, उन्होंने वेनेजुएला के समय पर ही जब दुनिया वेनेजुएला वेनेजुएला कर रही थी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था और एक तस्वीर ग्रीनलैंड की लगाकर उस पर अमेरिकी झंडा फहराकर सून लिख दिया था। दुनिया वेनेजुएला की चर्चा में थी, इन्होंने सून लिखा था उस समय। और ये महिला कौन थी? तो ट्रंप के एक एडवाइजर हैं, उनकी धर्मपत्नी है, और उन्होंने जैसे ही ये मैसेज किया उसके बाद चर्चा इधर शिफ्ट हो गई थी। और मैं आपको बताऊं उस दौरान हमने आपके सामने जब सेशन किया था, ये वो एडवाइजर हैं और इनकी ही बीवी ने इस तरह का ट्वीट किया था। इस समय 5 जनवरी को, देखिए ये 4 जनवरी का ट्वीट था, 6 जनवरी को तो सुर्खियां बन गई थी, 5 जनवरी को अपनी पाठशाला पर हमने सेशन किया था। उसमें मैंने मेरे सेशन में इस फोटो का जिक्र करते हुए कहा था कि ये खबर आने वाले समय में बड़ी खबर बनेगी। हमने इस खबर का जिक्र जब किया था, ये हमारा ऑडियो क्लिप है, और उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि ये आने वाले समय में इस जगह को अगला टारगेट बनाएंगे। ये मेरे सेशन का अंदर का फुटेज है जो मैंने आप लोगों के सामने जस्ट एन एविडेंस रखा है कि ये खबर पकना कहां से शुरू हुई। और उसके बाद में ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर पूरी तरह फोकस हो गए। आज की स्थिति में आपको बताऊं तो इस समय पर ये जो महिला है, इनके जो ट्वीट की रीच है ना, ये मिलियंस में पहुंच चुकी है। और लोग इसी घटना को, क्योंकि इनके पति के इंटरव्यू को लिया जा रहा है कह करके कि साहब आपने तो फिर से ट्रंप को याद दिला दिया था, वो वेनेजुएला में बिजी थे, आपने उनको याद दिला दिया। ट्रंप बोले कि 20 दिन में मैं खेला कर दूंगा। तो टेक्निकली आज आप 18 तारीख में हैं, 4 तारीख को मैसेज आया है, उसके बाद 24 तारीख का इंतजार है। टेक्निकली ट्रंप की बातों को भी सही मान लिया जाए तो शायद 5-7 दिन की बात और है, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराने की तैयारी है।
लेकिन इस बीच में यूरोपियंस को याद आया कि हम ताली बजाने गए थे वेनेजुएला के लिए, ये तो हमारे घर में आदमी आ गया है। ऐसे में इसको बचाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब साथ आए। ये भी अपनी पाठशाला का सेशन है, मैंने उस पर 2 दिन बाद ये किया था। जो हमारे साथी वहां जुड़े हुए हैं उन्हें ये जानकारी होगी। अंकित इंस्पायर इंडिया पर ग्रीनलैंड हमने काफी दिनों से डिस्कस नहीं किया है। एनीवे, फिर भी मैं आपको अपडेट देता चल रहा हूं। उसके बाद ये होता है कि जैसे ही ये खबर बाहर आती है, ये सब लोग एक साथ निकलकर आते हैं और कहते हैं कि यार सुनो, ग्रीनलैंड खुद नाटो का हिस्सा है, डेनमार्क नाटो का हिस्सा है, यूरोप पूरा की पूरा नाटो के अंदर मेजरली एग्री है। 32 देश हैं जिन्होंने कस्में खाई हैं कि हम पर अगर कोई हमला होगा सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हमारा ही कोई साथी हमें खाने आ जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे। तो ऐसे में ये सब लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं और बार बार ट्रंप को याद दिलाते हैं कि सर देखिए, आपसे तो आपको चिंता किस बात की है कि चाइना और रशिया आकर डेनमार्क खा जाएगा या फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। सर हम तो सब नाटो कंट्री है ना, हम एकजुट होकर चलते हैं ना उसकी हिफाजत करने। कौन आ रहा है जरा बताइए। 150 साल से आप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर रशिया चाइना आ जाएंगे, रशिया चाइना आ जाएंगे, कहां से कोई आया? और अभी भी आपको डर लगता है तो हम चलते हैं ना पूरी फोर्सेस लेकर ग्रीनलैंड पर, आने देते हैं, देखिए कौन आता है, हम सुरक्षा करेंगे। नाटो के नाम पर सुरक्षा करने ग्रीनलैंड चलते हैं, क्यों आप हमसे इसे छीनने की बात कर रहे हैं? ये सब एकजुट होकर आते हैं। ट्रंप को यह बात मैनेज नहीं होती है। ट्रंप कहते हैं कि सुनो बहुत हुआ, अगर कोई भी कंट्री मुझे ग्रीनलैंड लेने में बाधा पैदा करेगा, मैंने एक नया हथियार ढूंढ लिया जिसका नाम है टैरिफ, मैं टैरिफ लगा दूंगा। ये परसों ये बात बोलते हैं, ये बेचारे अवाक रह जाते हैं कि हैं हम पर भी टैरिफ लगा दोगे, हम तो आपके हर समय साथ थे। ये वो वाली बात है कि भाई भस्मासुर बना दिया है तुमने उसको। अब ऐसे में यहां पर ये आदमी सबकी सब परेशान कि हम लोग तो साथ आए थे यूक्रेन में, हम लोग साथ आए मादुरो के केस में, भारत के केस में, चाइना के केस में, हर बार तो हम आकर ट्रंप तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम हम पर ही लपेट दिए। तो भाई साहब इन सबको बहुत बुरा लगा। इसके चलते फिर हमने एक सेशन 15 जनवरी को आपके सामने अपनी पाठशाला पर किया था, जिसमें यह जानकारी दी थी कि इन्होंने अपनी फोर्सेस भेज दी थी ग्रीनलैंड के अंदर, इन यूरोपियन देशों ने। और जब यूरोपियन देशों ने यहां पर फोर्सेस भेजी, यह भी अपडेट मैंने आपको दिया था। फोर्सेस भेजने की ये तस्वीरें हैं जिसमें यूरोप के देश यहां पर डेनमार्क के कहने पर तस्वीर फोटो वो भेज रहे हैं, सेना भेज रहे हैं। देखिए ये सब लोग क्या कर रहे हैं, बार बार ट्वीट इस तरह से डाला ताकि ट्रंप की निगाहों से हम बचे रहें। मैक्रोन कह रहे हैं कि डेनमार्क के कहने पर हमने अपनी फोर्सेस को आर्कटिक क्षेत्र में रिहर्सल करने भेजा है। ठीक है, जर्मनी, जितने भी देश थे, नॉर्वे, सब ने एक ही लाइन बोली, डेनमार्क के कहने पर हम फोर्सेस भेज रहे हैं। इनने सब ने फोर्सेस भेजी। फोर्सेस यहां पर गई शुरुआत में तो यह दिखाने के लिए कि हम तो केवल अभ्यास करने जा रहे हैं ग्रीनलैंड में अगर युद्ध की स्थिति बनती है। अमेरिका से नहीं, ग्रीनलैंड को अमेरिका ने कह रखा है कि ग्रीनलैंड में फ्रांस, उसका रूस का और चाइना का संकट है, तो ऐसे में अगर संकट आता है तो उससे बचा कैसे जाएगा, उसका अभ्यास करने के लिए हम आए हैं। यहां पर सैनिक दिखाई देने शुरू होते हैं। ट्रंप को लगता है बेटा मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊ, मेरे साथ रहकर मेरे कारण से सुरक्षा पाने वाले तुम लोग, नाटो के पैसे पर सुरक्षा पाने वाले लोग आज मेरे खिलाफ अभ्यास करने आ गए हो। तुमको मैं जानता हूं, तुम रूस और चाइना के डर के लिए यहां नहीं आए हो, तुमको डर है कि अमेरिका यहां पे ना आ जाए, और तुम हो तो सभी सब लकड़ बग गए ना, तुम भी तो मीट लूटने आए हो, तुम भी तो चाहते हो ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा हमें भी मिले। भाई साहब ट्रंप इस बात से खिसिया गए कि अच्छा बेटा। इधर यहां पर युद्ध की रणनीति बनाते हुए कुछ तस्वीरें बाहर आ जाती हैं। यहां पर बैठ करके मेजर जनरल, जिन्होंने कभी अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर, डेनमार्क का मेजर जनरल जो जाकर अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ में जाकर युद्ध लड़ा था तालिबान के खिलाफ, वो यहां पर सेना लेकर पहुंचा है। उसी के नेतृत्व में सारा अभ्यास चल रहा है। जब उसके नेतृत्व में सारा अभ्यास चल रहा है, मेजर जनरल सोरेन एंडरसन है, इनसे पूछा गया कि क्या आप अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। इन्होंने कहा देखिए हम राजनीतिक बयानबाजी से दूर हैं और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है फिलहाल के लिए तो, लेकिन हाँ हमारा काम दिया गया है कि हम अभ्यास करें, हम अभ्यास करने आ गए। युद्ध किससे लड़ना है नहीं पता, इसको तो पता है। ये आदमी युद्ध अब भी नहीं लड़ेगा, बड़ा स्मार्ट आदमी है। युद्ध अभी तक के काल में वास्तव में पीस पुरस्कार के नाम पर युद्ध नहीं लड़ रहा है। ये आदमी स्मार्ट गेम खेल रहा है। मादुरो को उठाकर ले आया, ईरान में बॉम्बर B2 बॉम्बर फेंककर बम फेंकाया, जहां जाना होता है वहां पर जाकर के काम करके चला आ रहा है। युद्ध खुद के हाथ से शुरू नहीं कर रहा है। गाजा के केस में बेचकर चला आया गाजा को, इजराइल को धप्पा बोल दिया है, उसका भी सेशन लाएंगे हम कल। उसमें भी इजराइल के साथ खेला कर दिया इस आदमी ने। वहां पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल होने के लिए देशों से कहा है कि $1 बिलियन दोगे तो हम तुमको साथ में लाएंगे। गाजा का तो इसने जो हालत मचाया, मतलब ये आदमी एक नंबर का नेगोशिएटर बनकर आया भाई। ईरान और गल्फ कंट्री, GCC कंट्रीज जो है ना, उनको इसने इतना त्रस्त कर लिया कि मैं ईरान पे गोला फेंकूं, वो सब बोले सर मत मारो, ईरान को अगर आप मारोगे वो हमको मारेगा, हमारा पूरा ट्रेड रुक जाएगा। भाई साहब उल्टा ऑफर दे दिया कि बेटा ऐसा है कि अगर मैं उनको मारने गया, ईरान को मारा,
तो वो तुमको मारेगा। तुमको बचाना चाहते हो अगर तुम, तो मैं गाजा लेने जा रहा हूं, चुप रहना। भाई साहब ये बेचारे इसके दबाव में आकर के ये सारे जीसीसी कंट्री जो मुस्लिम वर्ल्ड के बने घूम रहे हैं ना, अपने आप में सब चुप्पी मारकर बैठ गए। गाजा की खबर सुन रहे हो आजकल? कहीं कोई खबर नहीं आ रही। ये आदमी कंप्लीट गाजा बेचने के प्लानिंग में चल रहा है, क्लीन स्वीप कर रहा है, वहां पे सफाई मरा दे रहा है, इजराइल को भी साइड में हटा दे रहा है कि सुन गाजा पे मैं बैठूंगा। और अच्छा, गाजा का जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो बड़ा खास है, मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल पूर्वी किनारे पर अगर अमेरिका का बेस हो, इससे बड़ा क्या होगा? मिडिल ईस्ट में आज अमेरिका को इजराइल झेलना पड़ता है क्योंकि उसे मिडिल ईस्ट पर अपना कंट्रोल रखना है। वो कह रहा है मैं खुद का बनाऊंगा शहर, तुम क्या कर लोगे? ये अलग चल रहा है भाई। ये नेगोशिएटर तगड़ा है। मोदी जी को बोला था इज ए ग्रेट नेगोशिएटर, लेकिन सीख गया है ये। ऐसे में भाई साहब इन्होंने अपनी तरफ से कल निकल करके बढ़िया मुंह धो करके ट्वीट मार दिया कि सुनो सेना भेजने वालों, तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया से ग्रीनलैंड की हिफाजत कर सकते हो? तुम्हारे पास 2 कुत्ता गाड़ी हैं डेनमार्क वालों, जिससे तुम वहां की सुरक्षा करने की सोचते हो। अंदर तक जानता हूं कुछ नहीं है, तुम्हारे हींग की कोथड़े में बांस ही बांस है। ऐसे में 8 देश मैंने देख लिए हैं जो डेनमार्क का साथ दे रहे हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड। सब समझ जाओ तुम सबके ऊपर मैं टैरिफ का गेम खेलूंगा। 10% टैरिफ 1 फरवरी से, साथ देने की कीमत, क्योंकि तुम लोग नहीं चाहते कि डेनमार्क हमें ग्रीनलैंड दे, तुम उसे उकसा रहे हो। लो बेटा 10% टैरिफ दो। और हां, यही स्थिति बनी रही तो 1 जून से 25% टैरिफ देना होगा। भाई साहब ने धमकी भरा पत्र जारी कर दिया। यह धमकी की कल्पना कभी भी यूरोपियन देशों ने नहीं की थी कि यह हमारे साथ कैसे कर सकता है। ये बेचारे सबके सब देश, ये तो चीयर लीडर्स थे, ये तो ट्रंप के साथ वाह ट्रंप वाह के नारे लगाया करते थे। G7 में खड़े होकर के अपने आप को बड़ा सूटेड बूटेड समझते थे। कल मैंने आपको कनाडा के हाल बताए थे कि मार्क कार्नी कैसे चाइना जाके शरण लिए, प्रभु बचा लो हमको, हमारी बेइज्जती हो रही है। अब ये सब की सब मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आगे आने वाले समय में हो सकता है ये सब के सब जाएं और चाइना रशिया से खुद जाकर कहें कि सुनो यार हमें साथ ले लो, क्योंकि वो आदमी हमें खाने निकला हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये हालात बने रहे और ट्रंप नहीं सुधरे तो दुनिया में जैसे ट्रंप अभी टैरिफ खेल रहे हैं ना, इसका रिवर्स खेला होगा। रिवर्स खेला होगा, दुनिया के सारे देश लामबंद होकर के एक्सपोर्ट बैन मार देंगे। अमेरिका को जो मेजर एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री हैं, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, चाइना, अगर ये सब एक हो जाएं एक बार में और ये सब कहते हैं कि अमेरिकियों तुम्हें हम सामान बेच ही नहीं रहे, तुम्हें हमको धमकी क्या दे रहे हो? भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप कितना ट्रेड करता है अमेरिका के साथ में। अगली स्थिति जो बनेगी ना, ये एक्सपोर्ट पर टैरिफ मार दें तो अमेरिकी वैसे ही खत्म हो जाने हैं। खेला अब उल्टा चलेगा, लेकिन ट्रंप अभी इस खेले के लिए लोगों को इतना उकसा रहे हैं, सबके हित हैं और सब यही सोच रहे हैं कि मेरा घर उसका घर जल रहा है तो मेरा क्या। लेकिन अमेरिका ने किसी को भी अलग से कोई एडवांटेज दिया नहीं। रशिया जैसा ट्रीटमेंट चाइना और इंडिया को दे दिया, रशिया जैसा ही ट्रीटमेंट अब यूरोप को मिल रहा है। पूरी दुनिया को तो दुश्मन बनाकर बैठ गए, और जब बैठ गए तो तुम्हारे साथ में कोई भी एक्सपोर्ट करने वाला देश नहीं बचेगा। और ट्रंप अब जो खेला खेल रहे हैं, यूरोप के साथ उन्हें नहीं खेलना चाहिए था। $1.5 ट्रिलियन का व्यापार है यूरोप के साथ में। अमेरिका के 4 ही बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनमें मैक्सिको, कनाडा, चाइना और EU। इन चारों को अगर एकजुट होने का इन्होंने मौका दे दिया तो ब्रिक्स यूनियन बने ना बने, ये एक्सपोर्ट यूनियन बन गई तो अमेरिका वैसे ही घुटने के दम पर आ जाएगा। खैर देखते हैं, ये तो कयास है, आगे क्या होगा। फिलहाल के लिए इन्होंने जैसे ही ये खेल किया, इसके बाद में ग्रीनलैंड के ऊपर इन्होंने कह दिया कि सुनो तुम साथ देते हो तो बढ़िया, अदरवाइज मैं ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव बना चुका हूं। और 150 साल से अमेरिका के राष्ट्रपति प्रयास कर रहे हैं। तुम लोगों के सामने जब भी प्रस्ताव डालते हैं, तुम कहते हो नाटो के सामने सब सुरक्षित हैं और हम पीछे हट जाते हैं। ये अब हम सुरक्षा नहीं करेंगे, हम लेंगे। इस बात पर साहब मैक्रोन बाहर निकल कर आए। मैक्रोन के अंदर तो बहुत लंबे समय से इस बात के चूने काट रहे थे कि मैं कैसे ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए बाहर निकल कर आऊं। असल में क्या है, फ्रांस के अंदर ना वो वाले नवाबों वाली फीलिंग है कि हम पहले तो कभी महान हुआ करते थे, आज नहीं तो क्या। पहले बादाम खाते थे, आज हम मूंगफली खा रहे हैं तो क्या। तो ये भाई साहब वो स्थिति में है। इन्होंने आते ही अब ट्रंप को अपनी तरफ से धमका दिया। इन्होंने कहा डोनाल्ड सुनो, अच्छा ये डोनाल्ड ही बोलते हैं भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मिस्टर प्रेसिडेंट वेसिडेंट नहीं बोलते हैं, मिस्टर डोनाल्ड। ये बिल्कुल उस अंदाज में एकदम कूल डूड आदमी है। अच्छा मैक्रोन जो है वो बोलते हैं कि सुनो भाई बात ऐसी है, तुम्हें अगर टैरिफ खेलना है खेल लो, हम आपके टैरिफ से नहीं डरते। टैरिफ थ्रेट्स आर अनएक्सेप्टेबल एंड हैव नो प्लेस इन दिस कंटेक्स्ट। तुम्हारी टैरिफ थ्रेट्स का हम पर कोई मतलब नहीं है। यूरोप विल रेस्पॉन्ड इन ए यूनाइटेड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। Should they be confirmed, we will ensure that European sovereignty is upheld. यूरोप एकजुट रहेगा और ऊपर रहेगा। France is committed to the sovereignty and independence of nations in Europe and elsewhere. This guides our choice. It underpins our commitment to the United Nations of its charter. It's on this basis
that we will support and will continue to support Ukraine and that we will build a coalition of willing। इन सबको खेला समझ में आ गया, इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है मैक्रोन को कि यार यूक्रेन के लिए हम इसको साथ लेकर आए थे। भाई न्यूक्लियर बॉम्ब, तो आज सोचिए ना, पाकिस्तान को इज्जत किस बात की मिल रही है? तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इनको इज्जत मिल रही है पाकिस्तानियों को, सऊदी आकर खड़ा हो गया, टर्की आकर खड़ा हो गया। पाकिस्तान से तो अच्छी स्थिति है फ्रांस की और ब्रिटेन की, इनको खुद के ऊपर शक्ति का ज्ञान ही नहीं था। भाई खुद भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब रखकर बैठे हैं, दुनिया की न्यूक्लियर सबमरीन, पावरफुल वेपन्स, तमाम प्रकार की सुविधाएं फ्रांस और ब्रिटेन रखकर बैठे हैं, फिर भी वो अमेरिका के पीछे चल रहे हैं। तो ये तो इनके अंदर से खत्म हुआ पुरुषत्व है ना, इसके अंदर कोई दिक्कत तो है नहीं। इनको अब रियलाइज हो रहा है कि यार न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे पास भी है, और जब हमारे पास है तो हम किस बात से डर रहे हैं? हम अकेले भी तो यूक्रेन की मदद करने जा सकते थे, अमेरिका को साथ में क्यों लेकर आए? पहले तो ये सब लेकर चल रहे थे कि गुट बनाकर चलेंगे, गुंडई करेंगे, अब गुंडई में जो है इनके घर में ही कलेश हो गया है। इसके बाद में निकल करके यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डेन आती है, सेम वही, टैरिफ वुड अंडरमाइन ट्रांसअटलांटिक रिलेशन एंड रिस्क ए डेंजरस डाउनवर्ड स्पाइरल। यूरोप विल रिमेन यूनाइटेड, कोऑर्डिनेटेड एंड कमिटेड टू अपहोल्ड इट्स सॉवरेनिटी। इनको अब यूरोप पर ही संकट दिखाई देने लग गया है। कजाकलास, कीर स्टारमर, अलेक्जेंडर स्टब, सब एक साथ बाहर निकल के धाम धूम जिन जिन के ऊपर लगा, सब एक साथ एक ही प्रकार की लाइन, जैसे सोशल मीडिया एक ही आदमी हैंडल कर रहा हो, इनका एक साथ सबके एक जैसे मैसेज निकलकर भाता है। That have no place among allies. Norway's position is firm. Greenland is a part of Denmark. Norway fully support the sovereignty of Kingdom of Denmark। खुलकर सामने आ गए कि सुनो, जो गलती हमने पहले कर ली अब नहीं करेंगे। हम खुलकर सामने आ रहे हैं, डेनमार्क के पास रहेगा ग्रीनलैंड, अमेरिका वालों जान लो। ये सारी बातें हो रही हो तो दिमाग में आपके प्रश्न बनेगा कि 10% टैरिफ कितना नुकसान देगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स दिखा देता हूं, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। 2024 का स्टैट्स है। अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ $1.5 ट्रिलियन का व्यापार करता है, और उस $1.5 ट्रिलियन के अंदर यूएस एक्सपोर्ट करता है ईयू को $664 बिलियन और खुद इंपोर्ट करता है $811 बिलियन का। अमेरिका को $147 बिलियन का नुकसान होता है यूरोपियन यूनियन से व्यापार करके, लेकिन यह बड़ा नुकसान नहीं है। $1.5 ट्रिलियन के अगर व्यापार में 10% आपके पास ट्रेड डेफिसिट है, इट्स नॉट ए बिग नंबर, क्योंकि $1.5 ट्रिलियन का व्यापार है ना। भारत के केस में आप $120 बिलियन का व्यापार कर रहे हो और उसमें से $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, दैट इज 30%। अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। ये 10% है जो कि क्वाइट नेगोशिएबल है, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, और इन्होंने किया भी। इन्होंने खेला क्या किया अमेरिकियों ने, बीच में भी यूरोप के ऊपर जब दुनिया पर टैरिफ बटे थे तब यूरोप पर भी टैरिफ बटा था। तब यूरोपियंस ने अपनी तरफ से इन्हें ऑफर दिया था कि सर आपको लगता है कि हम आपसे पैसे कमा रहे हैं $150 बिलियन, हम एक काम करते हैं, हम आपके यहां पर $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे 2028 तक, ताकि जो आपसे कमाया है वो हम यूरोप की वजह से अमेरिका में लगाना का पसंद करेंगे। दूसरा, हम आपसे ही ऑयल और गैस परचेज करेंगे $750 बिलियन का 2028 तक। देखो अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से इन यूरोपियंस को कूटा है। क्या था कि यूरोपियन कंट्री, सर्दियों के अंदर जर्मनी जैसे देशों के हालात भयंकर खराब होते हैं, इन्हें गैस से गैस जलाकर घरों को गर्म रखना होता है। रशिया से इन लोगों ने बाकायदा एक नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन डलवाई थी, बढ़िया चल करके वो आती थी और उससे ही अपने घरों में गैस बांटते थे और बढ़िया गर्म रहते थे। लेकिन ट्रंप ने यूक्रेन के नाम पर, यूक्रेन युद्ध खत्म ना होना असल में अमेरिका की चाहत ही नहीं है। यूक्रेन अमेरिका की चाहत है यूरोप को दबाना, उसको रशिया से भी कोई लेना देना नहीं है। उसको पता है कि ये हैं बीच में फंसने वाले, ये बिकेंगे, ये रशिया से सामान क्यों खरीदते हैं, मुझसे क्यों नहीं खरीदते, असली खरीदार तो ये है ना, पैसे वाले देश तो ये हैं। तो उसने क्या किया, सैंक्शन लगवाकर रशिया से तो गैस खरीदवाना बंद करवा दिया, खुद से शुरू करवाया। आप आंकड़ा देखें, $750 बिलियन का अमेरिका ने कहा है कि तुम हमसे गैस खरीदो। तो अब इनके पास में अमेरिका से गैस खरीदनी, तेल खरीदनी, सब वहां से खरीदो, पड़ोस की पड़ोस में से ना खरीद करके इनको यूज कर लिया। इनको यूज कर लिया किस तरह से कि तुम $150 बिलियन मुझसे कमाते हो। भाई तुम $150 बिलियन कमाते हो, इसकी एवज में 7, 6, 6, 12, 13, $1350 बिलियन, तुम 10 टाइम्स ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हो। अमेरिका ने चाल चली, ये यूरोपियंस को समझ में आया कि यार ये तो हमारे साथ खेला हो गया। ऐसे चलते में ये सब लोग अब खेल को समझ चुके हैं। जब बात हो यूरोपियन यूनियन देशों की, तो उसमें जर्मनी इनसे सबसे ज्यादा पैसा कमाता है अमेरिका से व्यापार करके, क्योंकि है भी भाई दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी फिलहाल बना हुआ है। तो जर्मनी एक्सपोर्ट में बढ़िया है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, मशीनरी के सेक्टर में, और यूरोप का तो इस समय यूरोपियन यूनियन का तो लीडर ही है वो एक तरीके का। तो ऐसे में यहां पर इन्होंने यूरोपियन यूनियन में एकजुट होकर के अमेरिका के खिलाफ अब स्थिति बना ली है। कोई बात नहीं साहब, ऐसे में ये खबर जब बनती है तो तब इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू होती हैं। लोग अमेरिका के अंदर भी लिखना चाहते हैं कि भाई ये ट्रंप कर क्या रहे हो। एक अमेरिकी सीनेटर लिखते हैं कि डेस्ट्रॉइंग आवर क्लोजेस्ट अलायंस टू टेक ग्रीनलैंड, अपने सबसे निकटतम सहयोगियों को अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है।
पूरी तरह से देयर इज नो क्रेडिबल रीजन टू थ्रेटन टू टेक ग्रीनलैंड। ये अमेरिका के अंदर न्यूज चलना शुरू होती है कि भाई इससे केवल और केवल पुतिन को फायदा हो रहा होगा, वो खुश हो रहे होंगे। आज तो इस खबर को सुनने के बाद इंडिया में बैठे लोगों को फायदा हो रहा होगा, खुशी हो रही होगी कि इंडिया ने जो स्टैंड लिया ना वो बहुत बढ़िया स्टैंड था, क्योंकि इस व्यक्ति के सामने अगर कुछ भी बोलते तो हम अपना नुकसान कराते। शांत रहे, अपने आप जल रहा है खुद की आग में। तो ऐसे में इंडिया अभी तक 50% टैरिफ झेल रहा है। ठीक है, तुमको जो लग रहा है करते चलो, हम साथ में चल रहे हैं। ऐसे में पुतिन केवल सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये आग एक दिन इन लोगों को खुद जलाएगी, और वो जल रहे हैं। इस बीच में सबका अपना अपना, लेकिन वही है, ट्रंप के दीवाने कुछ और भी तो हैं। तो ट्रंप के दीवाने इस बात से खुश हो रहे हैं कि ट्रंप आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ मस्करे हैं, वो ब्रिटेन को याद दिला रहे हैं कि ब्रिटेन देखो तुम्हारे ही तो लोग थे ना जो कभी जाकर के अमेरिका बसे थे। एक काम करो, एक तगड़े पत्रकार है, बढ़िया 8.7 मिलियन इनकी फॉलोइंग है, ट्विटर पे बड़ी नंबर होती है ये, वो लिख रहे हैं कि ब्रिटेन को ना अमेरिका वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ही लोग जाकर बसे थे ना वहां जाकर के। ये कोलंबस गए थे यूरोप से निकल करके, तभी तो अमेरिका बसा था। कहो कि अमेरिका को हमें वापस दे दो, हमारा अपना है अमेरिका, तुम्हारा पास अमेरिका वापस आ जाना चाहिए। लोग मजे ले रहे हैं। अब इस बीच में एक और न्यूज निकल कर आती है कि यार ऐसा क्यों नहीं करते। आज अमेरिका के ऊपर लगभग $7 ट्रिलियन का डेट है। चाइना का, जापान का, यूरोपियन यूनियन देशों का, इंडिया का कर्ज में है अमेरिका। क्यों ना ये सब लोग एक बार में पैसा मांग लेते हैं अमेरिका से। तमाम प्रकार की स्कीम चल रही है, हालांकि इस पर एक डिटेल सेशन कभी बाद में करेंगे। ये डॉलर सुप्रीमेसी के तहत होने वाला खेल है। ये केवल एक फेक नंबर कहा जा सकता है, मतलब फेक से ज्यादा ये केवल एक नंबर गणित है जिसको समझा के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज अमेरिका ने बड़ा प्लानिंग के साथ इन सबसे पैसा अपने पास रखवाया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत इन्होंने ये खेला रचा था। खैर, फिलहाल के लिए सब तरह की बातें चल रही हैं। इस बीच में ग्रीनलैंड में एक सर्वे होता है कि ग्रीनलैंड वालों तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो ग्रीनलैंड के अंदर मेजॉरिटी 85% पीपल ऐसे हैं जो डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम अपनी स्वतंत्रता से खुश हैं, हमें अमेरिका के साथ नहीं जाना और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। इस बीच में अमेरिकी सांसद, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज। आप सोचिए कि वैसे तो सब ये खिलाफत करते हैं डेमोक्रेट्स अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स की, लेकिन यहां सब मिलकर के 11 सांसदों की एक टोली ग्रीनलैंड पहुंचती है लोगों से फीडबैक लेने की। तुम लोग चाहते क्या हो? तुम अमेरिका के साथ आना चाहते हो? अमेरिका के साथ रहोगे तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी, तुम्हारे साथ में इतनी सुरक्षा जोड़ी होगी, तुम अमेरिका का हिस्सा होगे। ये लोग वहां पर पहुंचते हैं। इधर ईयू के लोगों का कहना है कि अगर ये हाल बचा रहा तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। लोगों के अंदर मीम्स चल रही हैं। अमेरिका में काफी सारे लोग खुश होकर के ट्रंप को बिल्कुल पेंगुइन बनाए घुमा रहे हैं कि भाई ये तो पूरा ग्रीनलैंड निकल लिए हैं कि चलो अब ग्रीनलैंड का ये हिस्सा हमारा होगा। पूरी तरह से ये मार्को रूबियो और ये सब निकले हुए हैं। और इधर की तरफ यूरोपियन यूनियन के लोग फर्जी सैनिक बना बनाकर टोपी पहना करके मजे ले रहे हैं। ट्रंप जो है वो उस समय दुनिया में से ग्रीनलैंड लेने की चाहत में बच्चे की तरह रूठे पड़े। मीम्स के मार्केट कुल मिलाकर के गर्म चल रहे हैं। खैर, इन मीम्स से हमारी जिंदगी का कोई लेना देना फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात अवश्य सत्य है और वो ये कि जिस दिन ट्रंप ने यूक्रेन के मामले पर इन लोगों को सामने बिठाया था, यूक्रेन के लिए ये सब लोग गए थे ट्रंप से मिलने कि ट्रंप कुछ करो रशिया का, अदरवाइज यूक्रेन गया। उसी समय पर यह तय हो गया था कि अगर 2 बिल्लियां बंदरों को अपने हाथ का फैसला दे देंगी, झगड़े का अगर फैसला बंदर के हाथ में दे देंगी तो बंदर दोनों रोटियां खाएगा। यहां पर यही हुआ। ट्रंप ने यूक्रेन वर्सेस रशिया की लड़ाई में, यूक्रेन के साथ यूरोप का होना समझ में आता है क्योंकि उनका हिस्सा है वो, लेकिन जिस तरह से फैसला ट्रंप के हाथ में दिया और ये जब झांकी बाहर निकल कर आई जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि ट्रंप के सामने ये सब एकजुट एक साथ और ट्रंप अकेला एक तरफ खड़ा होकर के भी ताकतवर है, उस दिन दुनिया को यह फेट डिसाइड हो गया था कि एक दिन यूरोप की बुरी आने वाली है। खैर, फिलहाल के लिए ट्रंप अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। ये अपनी अपनी तरफ से सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं। अब होने वाला क्या है, 19 से 23 जनवरी के बीच में दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग है और उसमें वर्ल्ड लीडर्स, ट्रंप का भी आना वहां पर प्रस्तावित है। ये सब लोग वहां पर प्रेजेंट होंगे और ये सब वर्ल्ड लीडर्स वहां पर प्रेजेंट हुए तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर में परिवर्तन आ रहा है इसका जिक्र जरूर हो सकता है। जिक्र हो सकता है कि ये कब तक चलेगा और अगर ऐसा चला तो दुनिया को जो संकट आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है। वर्ल्ड वॉर वगैरह भूल जाइए आप, दुनिया के अंदर सिस्टम ही बदल जाएंगे। पुराने वाले कॉलोनियल एरा के अंदर आप वापस पहुंच जाएंगे। एक दो जगह मैंने बोल दिया था इस बारे में कि नव उपनिवेशवाद आ रहा है, कुछ मतलब संभ्रांत लोग बिगड़ गए थे मेरे ऊपर कि नहीं साहब ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो आंखों के सामने दिख रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ट्विटर पर लगातार मैं इसके अपडेट देता रहता हूं। ये सारी जानकारी आपके सामने है। और हाँ, चूंकि आज रविवार है और रविवार पर पिछले 2 रविवार से बातचीत आप लोगों से नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से, आज आपके साथ रविवार वार्ता रखी गई है रात 9 बजे। अगर आप उपस्थित हो तो लाइव इसी चैनल पर प्रेजेंट होइएगा। और अगर आप इस वीडियो को उस लाइव वार्ता के बाद सुन रहे हैं तो लाइव वार्ता में कई बार हम सेशन से इतर भी बहुत सी बातें अपनी करते हैं।
जिससे कि इस पर्दे के उस पार बैठे जो लोग हैं वो मुझसे लाइव चर्चा कर पाते हैं। तो आप भी हाजिर होइए, मिलिए, बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर जाकर चेक करिए। बेहतरीन कंटेंट, काफी इंटरेक्टिव तरीके से मैंने दोनों ही जगह पर पढ़ाया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड की बहुत अच्छी समझ चाहते हैं, स्टॉक मार्केट पर अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं, तो आप बातें बाजार के एप्लीकेशन को जरूर देखें। धन्यवाद।